हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये बात की कि एक स्मॉल बिजनेस के लिए डीपीओ का क्या रोल है और कैसे निभाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि एक मिड साइज बिजनेस के लिए डीपीओ का क्या रोल है और कैसे निभाया जा सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक मिड साइज कंपनी के डीपीओ के लिए। मिड साइज कंपनी जो स्मॉल साइज से ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी है, शायद 500 से 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, और इतने एम्प्लॉयज़ हैं तो काम भी उस हिसाब से बड़ा है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी उस हिसाब से बड़ी हैं। हो सकता है वो कंपनी इंटरनेशनल काम करती हो, शायद डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली, लेकिन अगर वेबसाइट है और वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें इंटरनेशनल यूसेज कहीं ना कहीं हो रही होगी। शायद वेबसाइट होस्टेड ही किसी इंटरनेशनल प्रोवाइडर पे हो। जैसे ही आप अपनी कंट्री से बाहर निकलते हैं, आपकी कंप्लायंस कहती है कि आपको उस कंट्री के हिसाब से भी चलना होगा, डेटा को प्रॉपरली हैंडल करना होगा, रेगुलर ऑडिट्स करने ज़रूरी हैं। जो आपके डीपीओ का काम है उसको कराने चाहिए। एक और चीज़ जो अब ऐड हो रही है एक मिड साइज कंपनी में, कि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। 500-700 आदमी, 1000 आदमी एक डिपार्टमेंट में नहीं है। उसमें एचआर के भी लोग होंगे, कस्टमर्स को हैंडल करने वाले सेल्स वाले भी होंगे, कस्टमर को ही हैंडल करने वाले सर्विस वाले भी होंगे। 3 बहुत छोटे से डिपार्टमेंट। लेकिन जब भी कोई एक नया कस्टमर ऑनबोर्ड होता है तो उसको एक सेल्स वाला लेके आता है, एक सर्विस वाला उसकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, शायद डिप्लॉयमेंट भी करता है। अगर आप सिर्फ एक एसी भी लगाते हैं तो भी एसी लगाने कोई सर्विस वाला जाता है, और एक फाइनेंस वाला उसकी पेमेंट रिसीव करता है। ऐसे ही वेंडर्स हैं पीछे, है ना। आपको एसी बनाने के लिए अगर सामान खरीदना है तो आप अलग अलग लोगों से अलग अलग पार्ट्स खरीदते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको असेंबल करके एसी बनाते हैं, ठीक। उन अलग अलग वेंडर्स को भी आप पैसे देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वैरायटी भी बढ़ गई, और क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्व हो रही है, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जब आप छोटी कंपनी है और आप सिर्फ सैलरीज दे रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप बड़ी कंपनी हो जाते हैं और आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके सप्लायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी बढ़ जाती हैं, डेटा सेंसिटिव भी हो जाता है। तो इसलिए अब आपकी हर किस्म की प्राइवेसी रिलेटेड कंप्लायंस की ज़रूरत भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। आपके लिए कंप्लायंट रहना ज़रूरी है, आपके लिए अब एक डीपीओ ज़रूरी है। प्राइवेसी कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। बड़ी कंपनी जितनी बड़ी उतने बड़े नुकसान। 2% ऑफ इंटरनेशनल टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर, है ना। सिर्फ इतनी सी पेनल्टी एक ब्रीच पे मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है हमेशा मिलेगी। ब्रीच की एक्सटेंट और पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन वहाँ तक भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए आपके लिए ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है। आपके स्टेक होल्डर्स और आपके एम्प्लॉयज़ की अवेयरनेस, उनकी एजुकेशन, उनके रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 500 आदमियों को आप क्वार्टर में एक बार या 6 महीने में एक बार नहीं ट्रेन कर सकते, आपको रेगुलर बनाने पड़ेंगे प्रोग्राम्स। डिपार्टमेंट के लोगों को भी मल्टीपल बैचेज में ट्रेनिंग्स देनी होंगी। तो शायद आपके दफ्तर में हमेशा हर 15 दिन में या हर एक हफ्ते में एक ट्रेनिंग बैच ही चलता रहेगा प्राइवेसी से रिलेटेड, है ना। और अकॉर्डिंगली जो अवेयरनेस बढ़ानी है वो भी ज़्यादा लोगों की बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल एजेंसीज कितना काम करेंगी, और अगर एक्सटर्नल एजेंसीज इतना काम करेंगी तो पैसा कितना लेंगी, कॉस्ट भी तो आएगी। तो आपको ध्यान देना है कि अब आपको एक लार्जर इकोसिस्टम में प्राइवेसी कल्चर बनाना है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। वेंडर मैनेजमेंट, जैसा हमने पहले भी बात की, मल्टीपल वेंडर्स हैं। चाहे आप अपनी कंट्री में एसी बना के बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से अलग अलग पुर्जे खरीदते हैं। कुछ लोगों से प्रोसेसिंग भी कराते हैं। जो थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग इस केस में कराते हैं, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शायद नहीं यूज होती, लेकिन सिर्फ उस प्रोसेसर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी बैंक की डिटेल, अगर आप उसको कैश में पेमेंट नहीं कर देते, है ना, तो फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो उस केस में भी यूज़ हो रही है। जो आप ज़्यादातर जब प्राइवेसी और बिजनेस की बात करते हैं तो आप सिर्फ आईटी के बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं उसने कॉल सेंटर नहीं खोला हुआ। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा कस्टमर होंगे, उनको सपोर्ट देने के लिए आप किसी कॉल सेंटर की हेल्प भी लेंगे। तो वो एसी बनाने के लिए आप थर्ड पार्टी वाले से कुछ काम भी कराएंगे, और ठीक कराने के लिए, बेचने के लिए, लीड जनरेशन और सर्विस सपोर्ट के लिए कॉल सेंटर्स भी इन्वॉल्व करेंगे। हर जगह पैसा भी इन्वॉल्व होगा, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का रोल भी बढ़ गया। इसलिए डीपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलरली चेक करें, रेगुलरली अपडेट करें। लॉ भी तो बदल सकता है, लॉ में भी नई नई चीज़ें आ सकती हैं, है ना। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो वेंडर है आपका, उसका भी प्राइवेसी ऑडिट होना चाहिए। आपके डीपीओ को चाहिए उससे अंडरटेकिंग्स ले, उसके लिए सिनेरियोज क्रिएट करें, और जिससे कि आइडिया लग सके कि वो प्राइवेसी को कोई मायने देता है कि नहीं देता है। ऐसे ही अब बात आती है जी फाइनली कि डीपीओ का आपको एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए।
कोई एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, तराजू बना के चलना चाहिए कि भाई हर तरह का काम करना है। पहली बात, एक प्राइवेसी डिपार्टमेंट बना लो, उसमें तो 2-3 लोग रखो जो इंटरनली ये चीज़ें हैंडल करें। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई रेगुलरली अपडेट करे। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स को कोलैबोरेट करना ज़रूरी है। एक कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम 2 से 3 डिपार्टमेंट के पास होती है, कम से कम 2 से 3 डिपार्टमेंट के पास एक वेंडर की भी इंफॉर्मेशन होती है। वो जो उस कस्टमर या वेंडर से डील कर रहा है, वो जो उसे पैसा दे रहा है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, और वो जो उस कस्टमर के लिए रिपेयर का काम कर रहा है, सर्विसिंग का काम कर रहा है। उसके अलावा अगर मार्केटिंग के लिए कोई थर्ड पार्टी लीड है, एक्चुअली बाइंग करते हुए भी, सोर्सिंग करते हुए भी, फैक्ट्री के सामान को भी सोर्सिंग करते हुए मल्टीपल वेंडर्स के साथ डील करने के लिए हो सकता है। और कई बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जिन्होंने वेंडर मैनेजमेंट के लिए भी एजेंसीज लगाई होती हैं। सबके पास तो पर्सनल और पर्सनली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो टीम कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर प्रोसेस के अंदर प्राइवेसी एम्बेडेड रहे। हमने पहले भी एक उदाहरण में बात की थी, ट्रांसफर्स, बैंक ट्रांसफर्स पेपर पे ना बना के ऑनलाइन किए जाएं तो उसका कितना फ़ायदा है। आप अपने ये सारे टास्क जो हैं, जो क्रिटिकल वाले बड़े वाले टास्क हैं, कैसे टास्क, ऑडिट्स, DBI, ये एक्सटर्नली भी एंगेज कर सकते हैं। आप किसी थर्ड पार्टी को बोलिए मुझे DPI कराना है, आपके पास अपना DPI है, वो पूरा काम कर रहा है, लेकिन वो उनके साथ फैसिलिटेट करके कम से कम साल में एक बार एक एक्सटर्नल रिव्यू करा लीजिए। आप अपनी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स के लिए भी एक्सटर्नल ऑडिटर को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क आते हैं, जैसे राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी। ठीक, उसमें समझना पड़ता है कैसे दे सकते हैं, कैसे देंगे। राइट टू ऑब्जेक्ट, उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं, तो आपको वकीलों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको एक्सटर्नल प्राइवेसी कंसल्टेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक हाइब्रिड अप्रोच बना के कुछ DPO फंक्शनैलिटीज़ इन हाउस करके और कुछ DPO फंक्शनैलिटीज़ आउटसोर्स करके आप एक हाइब्रिड तरीके से DPO की पूरी फंक्शनैलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 100% प्राइवेसी कंप्लायंट बना सकते हैं। मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस में DPO के फंक्शंस और उनकी डिवीजन के बारे में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकॉन प्रेस करें, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब रहें, क्योंकि डेली डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया आता है। आने वाले दिनों में हम मिड साइज और उसके बाद लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए DPO के रोल्स के बारे में भी बात करेंगे। मेरे YouTube वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको आपको लगता है कि मेरा कंटेंट काम आएगा समझने के लिए। किसी को अगर लगता है कि उसे अपनी कंपनी में प्राइवेसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ मदद चाहिए, तो मुझसे संपर्क करें। मेरी डिटेल्स YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।